सुप्रभात बच्चों। मैं प्रदीप कुमार सिंह, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज, आप लोगों के समक्ष कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सांवले सपनों की याद पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। और यह पाठ मूलतः क्या है, डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, जिसमें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया है। आइए हम पाठ के सारांश को समझें कि इसमें क्या जाबिर हुसैन ने लिखा है। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। संस्मरण जो है वो किसी एक व्यक्ति की विशेष पलों की याद को आधार बनाकर एक विधा है। तो यह सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। और किसका व्यक्ति चित्र है? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, जिनके मृत्यु पर लेखक बहुत द्रवित हुआ और उन्हीं के बारे में वो लिख रहे हैं, जाबिर हुसैन। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली अभी चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफर उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। क्योंकि जैसे पक्षी हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, वो उनके पंख है और वो उड़ते रहते हैं। तो उसी तरीके से सालिम अली को भी उनका प्राण पखेरु उड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उसी तरीके से जैसे एक पक्षी को नहीं पकड़ा जा सकता और वो अंतहीन ऊंचाई पर चला जाता है, वैसे ही सालिम अली की जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद ऐसे ही अंतहीन ऊंचाई पर चली गई है, जहां से उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता है। और वहां पर वो मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नजर से देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। देखिए, पक्षी भी जो है उनका तो कोई विशेष घर आवास ये जो है वो ये प्रकृति ही है। प्रकृति में ही वो एक पक्षी वृक्षों पर, पहाड़ों पर, तालाब में और जिन्हें प्राकृतिक आवास स्थान है वहीं पर वो अपना बसेरा बना के रहते हैं। और आदमी जो है वो, क्योंकि कहा जाता है कि वो धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हर जगह उसका जो है प्रकृति पर भी उसने नियंत्रण कर लिया है। तो वो पक्षियों के प्रति उसमें उस ढंग की संवेदनशीलता नहीं है। वो हर चीज को अपने नजर से देखता है। ये इस पाठ में कहा गया। इस बात से जो पक्षी वैज्ञानी सालिम अली हैं वो बहुत दुखी रहते थे इस नजरिए से। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रामलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खोले थे। हाँ, भाषा की
एक और विशेषता है कि ये भावानुरूप भाषा है। भाव जैसा है वैसी भाषा है, भावों को पूरी तरह स्पष्ट करने वाली। जैसे जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतया कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं, आज सालिम अली नहीं हैं, ठीक है, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं। जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। ठीक, तो आपने भाषा भावानुकूल भाषा हो गया, अलंकारों का प्रयोग में रूपमा और उपमा हो गया, और वाक्य संरचना इनकी जटिल है। जटिल का मतलब यह है कि इसमें अधिकतर अलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है। और उर्दू और संस्कृत, उर्दू संस्कृत कुछ तद्भव कई शब्दों का इन्होंने मेल कराया है। तो इस तरह का इनका प्रयोग है। अब अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यदि ये प्रश्न हो जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो व्यक्ति चित्र खींचा है व्यक्तित्व का, उनके पर्सनालिटी का जो एक स्केच बनाया है, उसमें अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीलकंठ वाली गौरैया गिरी थी। नीलकंठ पक्षी एक होता है, तो वो नीले कंठ वाली, उसका गला नीले रंग का था, कंठ, ऐसी गौरैया जो है उनकी एयरगन से घायल होकर के गिरी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते थे, अपनी जिज्ञासा शांत करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को, जो शांत घाटी है, उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। अब अगला प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। शीर्षक जो इसका टाइटल है वो भी एक तरह का रहस्य भाव जगाता है कि भाई सपनों, और वो भी सांवले सपनों की याद, ये क्या है। तो इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, और ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इस सपनों की याद में आतुर है आदि। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न भी आप लोग हल करेंगे। लेखक कहते हैं
कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु उस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह भी, जो प्रधानमंत्री उस समय थे तत्कालीन, वो भी नहीं है, और सालिम अली जो पक्षी विज्ञानी हैं वो भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता। सालिम अली ने अपनी आपने सुना होगा सालिम अली पक्षी विहार। सालिम अली पक्षी विहार ये तमिलनाडु में है संभवतः। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया था, तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयरगन एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और ये पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। कहते हैं कि एक घटना भी आपका हृदय परिवर्तन कर सकती है या एक घटना भी आपके जीवन को बदल सकती है। तो सालिम अली के साथ ऐसा ही हुआ कि उनकी एयरगन से वैसे ही खेल खेल में निशाना लग गया और एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। वहीं से वो पक्षियों के संरक्षण में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। तो ये जो पाठ सांवले सपनों की याद, इसे आपने जाना कि किस तरह से इसमें पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में और उनके पक्षी प्रेम के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आगे हम लोग इसके विषय में और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। अब
आइए हम लोग इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानें। जैसे इस पाठ को आपने सारांश इसका समझा, तो एक प्रश्न इसका बनता है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा है कि कैसे एयरगन वाली घटना। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है, इतना संक्षेप में उत्तर आपने दे दिया, टू द पॉइंट उत्तर। बहुत बहुत कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, जो चीज हम सटीक उत्तर दें उसका। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? तो उत्तर है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो किसान परिवार से थे, और जब सालिम अली ने उन्हें साइलेंट वैली को बचाने के लिए कहा, उस खतरे से आगाह किया जहाँ की बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, तो इस तरह के प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख करके प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा, D.H. लॉरेंस इंग्लिश के एक लेखक हैं और उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और उसमें इनकी जो पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। बर्ड्स पर ही आधारित उनकी कोई रचना जो इस वक्त ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन बर्ड्स से आधारित, शायद पीकॉक नाम से भी उनकी एक रचना है जिसमें मोर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। तो पक्षी प्रेम उनके रचनाओं में जाहिर होता है। तो वो उनकी पत्नी जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है दी गई हैं, जैसे आशय स्पष्ट कीजिए कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। यही उससे आशय हो गया। अब देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
जैसे कि यह है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो अब इसका जो है आशय ये हुआ कि मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर देता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। ठीक है, इसका आशय यही हो गया। अब है अगला कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये जो पंक्ति है इसका आशय स्पष्ट करना है। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अथाह अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। तो सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। ठीक है। अब इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में उर्दू के भी शब्द हैं, तद्भव शब्द भी हैं जो संस्कृत के शब्दों के विकृत रूप, और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरणतया कुछ शब्द ऐसे लीजिए जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, ये सब उर्दू के शब्द। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती हैं। जैसे अंतहीन सफर प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीतमय, जिंदगी के को प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। बहुत सुंदर प्रयोग किया है। और दूसरी विशेषता जो है भाषा शैली की है कि इसमें जटिल वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतया सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। एक और विशेषता इस भाषा शैली में है कि अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन ने अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनका प्रिय अलंकार है। उदाहरणतया अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग किसकी तरह? वन पक्षी की तरह। तो यहाँ उपमा अलंकार। इसी तरह सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा। और इसी तरह रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, यहाँ भी रूपक अलंकार हो गया।